विद्यार्थियों, आज हम सभी राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखित कहानी जहाँ लक्ष्मी कैद है के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ लक्ष्मी कैद है का प्रकाशन वर्ष रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1957 माना गया है। वहीं डीडी नेशनल के हिसाब से जुलाई 1955 माना गया है। और इस कहानी के किरदार में मुख्य भूमिका लक्ष्मी की ही होती है। और राजेंद्र यादव हंस पत्रिका को पुनर्स्थापित करने में बहुत बड़े भूमिका के योग्य रहे हैं। उन्होंने इसका प्रकाशन किया और एक ख्यातिपरक संपादक के रूप में रहे। ये राजेंद्र यादव वही हैं जिनकी पत्नी मन्नू भंडारी हैं। चलिए आज हम जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में जानते हैं। मुख्य पात्र में लक्ष्मी है जो 25-26 वर्ष की है। गोविंद है जो लाला रूपाराम का मुनीम है और रूपाराम है जो लक्ष्मी का पिता है। राम स्वरूप है जो रूपाराम का बड़ा बेटा और लक्ष्मी का छोटा भाई है। दिलावर सिंह है जो चौकीदार है। सलीम है रिक्शा मिस्त्री है। रोचूराम है रूपाराम का भाई है। गौरी है जो रोचूराम की लड़की है। ये तो प्रमुख पात्र रहे। इन पात्रों के बाद हम चलते हैं, कहानी का वाचन करते हैं और कहानी के सार को विस्तार से जानते हैं। चलिए कथा का वाचन करते हैं। जरा ठहरिए, यह कहानी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के बारे में नहीं, लक्ष्मी नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी कैद से छूटना चाहती है। इन दो नामों में ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है जैसा कि कुछ क्षण के लिए गोविंद को हो गया था। एकदम घबराकर जब गोविंद की आंखें खुली तो वह पसीने से तर था और उसका दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं अचानक उसकी धड़कन बंद ना हो जाए। अंधेरे में उसने 5-6 बार पलकें झपकाई। पहली बार तो उसकी समझ में न आया कि कहाँ है, कैसा है। एकदम दिशा और स्थान का ज्ञान उसे भूल गया। पास के हॉल की घड़ी ने 1 का घंटा बजाया तो उसकी समझ में न आया कि वह घड़ी कहाँ है, वह स्वयं कहाँ है और घंटा कहाँ बज रहा है। फिर धीरे धीरे उसे ध्यान आया। उसने ज़ोर से अपने गले का पसीना पोंछा और उसे दिमाग में फिर वही खटखट गूंज उठी जो अभी गूंज रही थी। पता नहीं सपने में या सचमुच ही अचानक गोविंद को ऐसा लगा था जैसे किसी ने किवाड़ पर 3-4 बार खटखट की हो और गिड़गिड़ा कर कहा हो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। और वह आवाज़ कुछ ऐसे रहस्यमय ढंग से आकर उसकी चेतना को कोचने लगी कि वो बौखलाकर जाग उठा। सचमुच ही यह किसी की आवाज़ थी या महज उसका भ्रम? फिर उसे धीरे धीरे याद आया कि यह भ्रम ही था और वह लक्ष्मी के बारे में सोचता हुआ ऐसा अभिभूत सोया था कि वह स्वप्न में भी छाई रही। लेकिन वास्तव में यह आवाज़ कैसी विचित्र थी, कैसी साफ थी। उसने कई बार सुना कि अमुक स्त्री या पुरुष से स्वप्न में आकर कोई कहता, मुझे निकालो, मुझे निकालो। फिर वह धीरे धीरे स्थान की बात भी बताने लगता और वहाँ खुदवाने पर कड़ाहे या हांडी में भरे सोने चांदी के सिक्के या माया उसे मिलती और वह देखते देखते मालामाल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी अनधिकारी आदमी ने उस द्रव्य को निकलवाना चाहा तो उसमें कौड़ियाँ और कोयले निकले या फिर उसके कोढ़ फूट आया या घर में कोई मृत्यु हो गई। कहीं इसी तरह धरती के नीचे से उसे कोई लक्ष्मी तो नहीं पुकार रही है। और वह बड़ी देर तक सोचता रहा। उसके दिमाग में फिर लक्ष्मी का किस्सा साकार होने लगा। वह मोहाच्छन्न सा पड़ा रहा। दूर कहीं दूसरे घड़ियाल ने फिर 1 घंटा बजाया। गोविंद से अब नहीं रहा गया। रजाई को चारों तरफ से बंद रखे हुए ही बड़े संभाल कर उसने कूहनी तक हाथ निकाला। लेटे ही लेटे अलमारी के खाने से किताब कापियों की बगल से उसने अधजली मोमबत्ती निकाली। वहीं कहीं से खोज कर दिया सलाई निकाली और आधा उठकर ताकि जाड़े में दूसरा हाथ पूरा ना निकालना पड़े। उसने 2-3 बार खिस कर दिया सलाई जलाई, मोमबत्ती रोशन की और पिघले मोम की बूंद टपकाकर उसे दवात के ढक्कन के ऊपर जमा दिया। धीरे धीरे हिलती रोशनी में उसने देख लिया कि किवाड़ पूरे बंद हैं और दरवाजे के सामने वाली दीवार में बने जाली लगे रोशनदान के ऊपर दूसरी मंजिल से हल्की हल्की जो रोशनी आती है वह भी बुझ चुकी है।
सब कुछ कितना शांत हो चुका है। बिजली का स्विच यद्यपि उसके तख्त के ऊपर ही लगा था, लेकिन एक तो जाड़े में रजाई समेत या रजाई छोड़कर खड़े होने का आलस्य, दूसरे लाला रूपाराम का डर। सुबह ही कहेगा, गोविंद बाबू बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है आजकल, जिसका सीधा अर्थ होगा कि बड़ी बिजली खर्च करते हो। फिर उसने चुपके से, जैसे कोई उसे देख रहा हो, तकिए के नीचे से रजाई के भीतर ही भीतर हाथ बढ़ाकर वह पत्रिका निकाल ली और गर्दन के पास से हाथ निकालकर उसके 47वें पन्ने की 20वीं बार खोलकर बड़ी देर घूरता रहा। 1 बजे की पठानकोट एक्सप्रेस जब दहाड़ती हुई गुजर गई तो सहसा उसे याद आया 47 और 48 जो पन्ने उसके सामने खुले थे, उनमें जगह जगह नीली स्याही से कुछ पंक्तियों के नीचे लाइनें खींची गई थी। यही नहीं, उस पन्ने का कोना मोड़कर उन्हीं लाइनों की तरफ विशेष रूप से ध्यान खींचा गया था। अब तक गोविंद उन या उनके आसपास की लाइनों को 20 बार से अधिक घूर चुका था। उसने संकित निगाहों से इधर उधर देखा और फिर एक बार उन पंक्तियों को पढ़ा। जितनी बार वह उन्हें पढ़ता, उसका दिल एक अनजान आनंद के बोझ से धड़क कर डूबने लगता और दिमाग उसी तरह भन्ना उठता जैसे उस समय भन्नाया था जब यह पत्रिका उसे मिली थी। यद्यपि इस बीच उसकी मानसिक दशा कई विकट स्थितियों से गुजर चुकी थी, फिर भी वह बड़ी देर तक काली स्याही से छपे कहानी के अक्षरों को स्थिर निगाहों से घूरता रहा। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा, यह अक्षरों की पंक्ति एक ऐसी खिड़की की जाली है जिसके पीछे बिखरे बालों वाली एक निरीह लड़की का चेहरा झांक रहा है। और फिर उसके दिमाग में बचपन की सुनी कहानी साकार होने लगी। शिकार खेलने में साथियों का साथ छूट जाने पर भटकता हुआ एक राजकुमार अपने थके मांदे घोड़े पर बिल्कुल वीराने में समुद्र के किनारे बने एक विशाल सुनसान किले के नीचे आ पहुंचा। वहां ऊपर खिड़की में उसे एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी बैठी दिखाई दी, जिसे एक राक्षस ने लाकर वहां कैद कर दिया था। छोटे से छोटे विवरण के साथ खिड़की में बैठी राजकुमारी की तस्वीर गोविंद की आंखों के आगे स्पष्ट और मूर्त होती गई और उसे लगा जैसे वही राजकुमारी उन रेखांकित छपी लाइनों के पीछे से झांक रही है। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख गई हैं, उसके होंठ पड़पड़ा गए हैं, चेहरा मुरझा गया है और रेशमी बाल मकड़ी के जाल जैसे लगते हैं। जैसे उसके पूरे शरीर से एक आवाज़ निकलती है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। गोविंद के मन में इस अनजान राजकुमारी को छुड़ाने के लिए जैसे रह रह कर कोई कुरेदने लगा। एक आध बार तो उसकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि अपने भीतर रह रह कर कुछ करने की उत्तेजना को वह अपने तख्त और कोठरी की दीवार के बीच में बची 2 फीट चौड़ी गली में घुस घुस कर दूर कर दे। तो क्या सचमुच लक्ष्मी ने यह सब उसी के लिए लिखा है? लेकिन उसने तो लक्ष्मी को देखा तक नहीं, मगर अपनी कल्पना में किसी जवान लड़की का चेहरा लाए भी तो वह आखिर कैसी हो। कुछ और भी बातें थी कि वह लक्ष्मी के रूप में एक सुंदर लड़की के चेहरे की कल्पना करते डरता था। उसकी ठीक शक्ल, सूरत और उम्र भी नहीं मालूम उसे। गोविंद यह अच्छी तरह जानता था कि यह सब उसी के लिए लिखा गया है, ये लाइनें खींचकर उसी का ध्यान आकृष्ट किया गया है। फिर भी वह इस अप्रत्याशित बात पर विश्वास नहीं कर पाता था। वह अपने को इस लायक भी नहीं समझता था कि कोई लड़की इस तरह से उसे संकेत करेगी। यूँ शहरों के बारे में उसने बहुत काफ़ी सुन रखा था, लेकिन यह सोचा भी नहीं था कि गांव में इंटरव्यू पास करके शहर आने के 1 हफ्ते में ही उसके सामने एक सौभाग्यपूर्ण बात आ जाएगी। वह जब जब इन पंक्तियों को पढ़ता तब तब उसका सिर इस तरह चकराने लगता जैसे किसी 10 मंजिले मकान से नीचे झांक रहा हो। जब उसने पहले पहले पंक्तियाँ देखी थी तो इस तरह उछल पड़ा जैसे हाथ में अंगारा आ गया हो। बात यह हुई कि वह चक्की वाले हाल में ईंटों के तख्त जैसे बने चबूतरे पर पड़ी पुरानी काठ की संदूकची के ऊपर लंबा पतला रजिस्टर खोले दिन भर का हिसाब मिला रहा था। तभी लाला रूपाराम का सबसे छोटा 9-10 साल का लड़का रामस्वरूप उसके पास आ खड़ा हुआ। यह लड़का एक फटे पुराने से चेस्टर की, जो साफ ही किसी बड़े लड़के के चेस्टर को कटवाकर बनवाया गया होगा, जेबों में दोनों हाथों को ठूसे पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। गोविंद जब पहले ही दिन आया और हिसाब कर रहा था तभी यह लड़का भी आ खड़ा हुआ था। उस दिन लाला रूपाराम भी थे, इसलिए सिर्फ यह दिखाने को कि वह उनके सुपुत्र में भी काफ़ी रुचि रखता है, उससे नियमानुसार नाम, उम्र और स्कूल क्लास इत्यादि पूछे थे। नाम रामस्वरूप, उम्र 9 साल, चुंगी प्राइमरी स्कूल में 4थे क्लास में पढ़ता था। फिर तो सुबह शाम गोविंद उसे चेस्टर की छाया से ही जानने लगा। शक्ल देखने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। चेस्टर के नीचे नेकर पहने होने के कारण उसकी पतली टांगें खुली रहती और वह पाँवों में बड़े पुराने किरमिच के जूते पहने रहता,
जिनकी फटी निकली जीभों को देखकर उसे हमेशा दुमकटे कुत्ते की पूंछ का ध्यान वो आता था। थोड़ी देर बाद उनका लिखना ताकते रहकर लड़के ने चेस्टर के बटनों के कसाव और छाती के बीच में रखी पत्रिका निकालकर उसके सामने रख दी और बोला, मुंशी जी, लक्ष्मी जीजी ने कहा है हमें कुछ और पढ़ने को दीजिए। अच्छा, कल देंगे, मन ही मन भन्नाकर उसने कहा। यहाँ आकर उसे जो मुंशी जी का नया खिताब मिला है उसे सुनकर उसकी आत्मा खाक हो जाती। मुंशी नाम के साथ जो एक कान पर कलम लगाए, गोल मैली टोपी, पुराना कोट पहने, मुड़े तुड़े आदमी की तस्वीर सामने आती, उसे 20-22 साल का युवक गोविंद संभाल नहीं पाता। लाला रूपाराम उसी गांव के हैं, शायद उसके पिता के साथ 2-3 जमात पढ़े भी थे। शहर आते ही आत्मनिर्भर होकर पढ़ाई चला सकने के लिए किसी ट्यूशन इत्यादि या छोटे पार्ट टाइम काम के लिए लाला रूपाराम से भी वह मिला तो उन्होंने अत्यंत उत्साह से उसके मृत बाप को याद करके कहा, भैया तुम तो अपने ही बच्चे हो, जरा हमारी चक्की का हिसाब किताब आधे घंटे देख लिया करो और मज़े में चक्की के पास जो कोठरी है उसमें पड़े रहो, अपने पढ़ो। आटे की यहाँ तो कमी है ही नहीं। और अत्यंत कृतज्ञता से गदगद वह उनकी कोठरी में आ गया। पहली रात हिसाब लिखने का ढंग समझाते हुए लाला रूपाराम मोतियाबिंद वाले चश्मे के मोटे मोटे कांचों के पीछे से मोर पंछी के चंदोवे से दिखती आंखों और मोटे होठों से मुस्कुराते उसका सम्मान बढ़ाने को मुंशी जी कह बैठे तो वो चौंक पड़ा, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि यहाँ जम जाने के बाद वह विनम्रता से इस शब्द का विरोध करेगा। रामस्वरूप से मुंशी जी नाम सुनकर उसकी भौहें तन गई, इसलिए उसने उपेक्षा से वह उत्तर दिया था, कल जरूर दीजिएगा। रामस्वरूप ने फिर अनुरोध किया। हाँ भाई, जरूर देंगे, उसने दांत पीस कर कहा, लेकिन चुप ही रहा। वह अक्सर लक्ष्मी का नाम सुनता था। हालांकि उसकी कोठरी बिल्कुल सड़क की तरफ अलग ही पड़ती थी, लेकिन उसमें पीछे की तरफ जो एक जालीदार छोटा रोशनदान था वह घर के भीतर नीचे की मंजिल के चौक में खुलता था। लाला रूपाराम का परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता था और नीचे सामने की तरफ पंचक्की थी। पीछे कई तरह की चीज़ों का स्टोर रूम था। इस लक्ष्मी नाम के प्रति उसे उत्सुकता और रुचि इसलिए भी बहुत थी कि चाहे कोठरी में हो या बाहर, पंचक्की के हाल में हर 5वें मिनट पर उसका नाम विभिन्न रूपों में सुनाई देता था। लक्ष्मी बीबी ने यह कहा है, रुपए लक्ष्मी बीबी के पास है, चाबी लक्ष्मी बीबी को दे देना। और उसके जवाब में जो एक पतली तीखी सी अधिकारपूर्ण आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन स्वयं वह कैसी है, उसकी एक झलक भर देख पाने को उसका दिल कभी कभी बुरी तरह तड़प सा उठता। लेकिन पहले कुछ दिनों से उसे अपना प्रभाव जमाना था, इसलिए वह आंख उठाकर भी भीतर देखने की कोशिश न करता। मन ही मन उसने समझ लिया कि यही लक्ष्मी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिक्कत यह थी कि भीतर कुछ दिखाई भी तो नहीं देता था। सड़क के किनारे 3-4 दरवाजे वाले इस चक्की के हाल के बाद एक 8-10 फीट लंबी गली थी और चौक के ऊपर लोहे का जाल पड़ा था। उस पर से ऊपर वाले लोग जब गुजरते थे तो लोहे की झंझनाहट से पहले तो उसका ध्यान हर बार इधर चला जाता था। बच्चे तो कभी कभी और भी उछल उछल कर उस पर कूदने लगते थे। यहाँ से जब तक किसी बहाने पूरी गली पार न की जाए कुछ भी दिखना असंभव था। क्योंकि गुसलखाना और नल इत्यादि इसी चौक में थे, जिनकी वजह से नीचे प्रायः सीलन और गीलापन रहता था। इसलिए सुबह चौक में जाते हुए अत्यंत सीधे लड़के की तरह निगाहें नीचे किए हुए भी वह ऊपर की स्थिति को भांपने का प्रयत्न करता था। ऊपर सिर उठाकर आंख भर देख पाने की उसमें हिम्मत न थी। अपनी कोठरी का एकमात्र दरवाज़ा बंद करके तख्त पर चढ़कर मकड़ी के जाले और धूल से भरे जालीदार रोशनदान से झाँककर उसने वहाँ की स्थिति को भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन वह कमबख्त जाली कुछ इस ढंग से बनी थी कि उसके फोकस में पूरा सामने वाला छज्जा और 1-8 फुट लोहे का जाल भर आता था। वहाँ कई बार उसे लगा जैसे 2 छोटे छोटे तलुए गुजरे। बहुत कोशिश करने पर टखने दिखे। वहाँ है तो किसी लड़की के पैर, क्योंकि हाथ में धोती का किनारा भी झलका था। उसने एक गहरी सांस ली और तख्त से उतरते हुए एक एक्टराना अंदाज में छाती पर हाथ मारा और बुदबुदाया, अरे लक्ष्मी, जाली में एक झलक तो दिखा देती। मुंशी जी, तुम तो देख रहे हो, लिखते क्यों नहीं? रामस्वरूप ने जब देखा कि गोविंद धीरे धीरे होल्डर का पिछला हिस्सा दांतों में ठोकता हुआ हिसाब की कॉपी में अपलक कुछ घूर रहा है, तो पता नहीं कैसे यह बात उसकी समझ में आ गई कि वह जो कुछ सोच रहा है उसका संबंध सामने रखे हिसाब से नहीं है। उसने चौंक कर लड़के की तरफ देखा और चोरी पकड़े जाने पर झेप कर मुस्कुराया। तभी अचानक एक बात उसके दिमाग में कौंधी,
यह लक्ष्मी रामस्वरूप की बहन ही तो है, जरूर उसका चेहरा इससे काफ़ी मिलता जुलता होगा। इस बार उसने ध्यान से रामस्वरूप का चेहरा देखा कि वह सुंदर है या नहीं, फिर अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराकर एक अंगड़ाई ली, चारों तरफ ढीले हुए कंबल को फिर से चारों ओर कस लिया और अप्रत्याशित प्यार से बोला, अच्छा मुन्ना, कल सुबह दे देंगे। उसकी इच्छा हुई कि वह उससे लक्ष्मी के बारे में कुछ बात करे, लेकिन सामने ही चौकीदार और मिस्त्री सलीम काम कर रहे थे। असल में आज वह थक भी गया था। अचानक व्यस्त होकर बोला और जल्दी जल्दी हिसाब करने लगा। दुनिया भर की सिफारिशों के बाद उसका नाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर आ गया कि वह ले लिए गए लड़कों में से है। आते समय कुछ किताब और कापियाँ भी खरीद लाया था। सो आज वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपनी कोठरी में लेटे और कुछ आगे पीछे की बातें, दुनिया भर की बातें सोचता हुआ सो जाए। सोचे लक्ष्मी कौन है, कैसी है, वह उसके बारे में किससे पूछे। कोई उसका हमउम्र और विश्वास का आदमी भी तो नहीं, किसी से पूछे और रूपाराम को पता चल जाए तो। लेकिन अभी तीसरा ही तो दिन है। मन ही मन अपने पास रखी पत्रिकाओं और कहानी की पुस्तकों की गिनती करते हुए वह सोचने लगा कि इस बार उसे कौन सी देनी है। आगे जाकर जब काफ़ी दिन हो जाएंगे तो वह चुपचाप उसमें से एक छोटा सा पत्र रख देगा जो किसी दोस्त के नाम लिखा गया होगा, या उसकी भाषा ऐसी होगी कि पकड़ में ना आ सके। भूल से चला गया, पकड़े जाने पर वह आसानी से कह सकेगा। उसे तो ध्यान भी नहीं था कि वह पर्चा इसमें रखा है। 20 जवाब है। अपनी चालाक बेवकूफ़ी की कल्पना पर वह मुस्कुराने लगा। जिसके विषय में वह इतना सब सोचता है वह उसी लक्ष्मी के पास से आई हुई पत्रिका है। उसने इसे अपने कोमल हाथों से छुआ होगा। तकिए के नीचे सिरहाने भी यह रखी होगी। लेटकर पढ़ते हुए तो हो सकता है, सोचते सोचते छाती पर भी रखकर सो गई हो। लेटर उसका तन मन गुदगुदा उठा। क्या आदमी उसके विषय में बिल्कुल भी ना सोचती होगी। हिसाब लिखने की व्यस्तता में भी उसने गर्दन मोड़कर एक हाथ से पत्रिका के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और एक कोना मुड़े पन्ने पर अचानक उसका हाथ ठिठक गया। यह किसने मोड़ा है? एक मिनट में हजारों बातें उसके दिमाग में चक्कर लगा गई। उसने पत्रिका उठाकर हिसाब की कॉपी पर रख ली। मुड़ा पन्ना पूरा खुला था। छपे पन्ने पर जगह जगह नीली स्याही से निशान देखकर वो चौंक पड़ा। ये किसने लगाए हैं? उसे खूब अच्छी तरह ध्यान है ये पहले नहीं थे। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, उसने एक नीली लाइन के ऊपर पढ़ा। आए, यह क्या चक्कर है? वह एकदम जैसे बौखला उठा। उसने फौरन ही सामने बैठे मिस्त्री सलीम और दिलावर सिंह को देखा। वे अपने ही काम में व्यस्त थे। उसकी निगाह अपने आप दूसरी लाइन पर फिसल गई। मुझे यहाँ से भगा ले चलो। अरे, तीसरी लाइन, मैं फांसी लगाकर मर जाऊँगी। और गोविंद इतना घबरा गया कि उसने फट से पत्रिका बंद कर दी। शंका से इधर उधर देखा, किसी ने ताड़ तो नहीं लिया। उसके माथे पर पसीना उभर आया और दिल चक्की के मोटर की तरह चलने लगा। पत्रिका ने उन पन्नों के बीच में ही उंगली रखे हुए उसने उसे घुटने के नीचे छिपा लिया। कहीं दूर से रंग बिरंगी कवर की तस्वीर को देखकर वह कमबख्त चौकीदार ही ना मांग बैठे। उन पंक्तियों को एक बार फिर देखने की दुर्मिनार इच्छा उसके मन में ही हो रही थी, लेकिन जैसे हिम्मत न पड़ती थी। क्या सचमुच ये निशान लक्ष्मी ने ही लगाए हैं? कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? लेकिन मजाक उससे कौन करेगा, क्यों करेगा? ऐसा उसका कोई परिचित भी तो नहीं यहाँ की 3 दिन में ही ऐसी हिम्मत कर डाले। उसने फिर पत्रिका निकाल कर पूरी उलट पुलट डाली। नहीं, निशान वही है। बस वह इन तीनों लाइनों को फिर एक साथ पढ़ गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में हवाई जहाज भन्ना उठा हो। गोविंद का दिमाग चकरा रहा था, दिल धड़क रहा था और जो हिसाब वह लिख रहा था वह तो जैसे एकदम भूल गया। उसने कलम के पीछे हिस्से से कान के ऊपर खुजलाया, खूब आंखें गड़ाकर जमाया और खर्च के खानों को देखने की कोशिश की, लेकिन बस नस नस में सनसन करती कोई चीज़ दौड़े जा रही थी। उसे लगा उसका दिल फट जाएगा और आतिशबाजी के अनार की तरह दिमाग फट पड़ेगा। अब वह किससे पूछे ये सब निशान किसने लगाए? क्या सचमुच लक्ष्मी ने? इस मधुर सत्य पर विश्वास नहीं होता। मैं चाहे तो उसे न देख पाया हूँ, उसने तो ज़रूर ही मुझे देख लिया होगा। अरे, ये लड़कियाँ बड़ी तेज होती हैं। गोविंद की इच्छा हुई अगर उसे इसी क्षण शीशा मिल जाए तो वो लक्ष्मी की आंखों से एक बार अपने को देखे, कैसा लगता है। लेकिन यह लक्ष्मी कौन है? विधवा, कुमारी, अविवाहिता, परित्यक्ता, क्या कितनी बड़ी है, कैसी है? उसकी नस नस में एक प्रबल मरोड़ सी उठने लगी कि वह अभी उठे और दौड़कर भीतर के आंगन की सीढ़ियों से धड़ाधड़ चढ़ता हुआ ऊपर जा पहुँचे। लक्ष्मी जहाँ भी जिस कमरे में बैठी हो उसके दोनों कंधे झकझोर कर पूछे, लक्ष्मी, लक्ष्मी, यह तुमने लिखा है? तुम नहीं जानती लक्ष्मी, मैं कितना अभागा हूँ। मैं कतई इस सौभाग्य के लायक नहीं हूँ। और सचमुच इस अप्रत्याशित सौभाग्य से गोविंद का हृदय इस तरह पसीज उठा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। डोरी से लटकते हुए बल्ब को अपलक देखता हुआ वह अपने अतीत और भविष्य की गहराइयों से उतरता चला आया।
फिर उसने धीरे से अपनी कोरों से भरे आंसुओं को उंगली पर लेकर इस तरह झटक दिया जैसे देवता पर चंदन चढ़ा रहा हो। उसका ढीला पड़ा हाथ अब भी पत्रिका के पन्ने को पकड़ा था। एक बार उसने फिर उन पंक्तियों को देखा। मान लो लक्ष्मी उसके साथ भाग जाए, कहाँ जाएंगे वे लोग, कैसे रहेंगे, उसकी पढ़ाई का क्या होगा, बाद में पकड़ लिए गए तो। लेकिन आखिर वह लक्ष्मी है कौन? लक्ष्मी के बारे में प्रश्नों का एक झुंड उसके दिमाग पर टूट पड़ा, जैसे शिकारी कुत्तों का बाड़ा खोल दिया गया हो या एक के बाद एक सिर पर कोई कई हथौड़े की चोटें कर रहा हो, बड़ी निर्ममता और क्रूरता से, जैसे छत पर से अचानक गिर पड़ने वाले आदमी के सामने सारी दुनिया एक झटके के साथ एक क्षण में चक्कर लगा जाती है। उसी तरह उसके सामने सैकड़ों हजारों चीज़ें एक साथ चमक कर गायब हो गई। ईंटों के नीचे चौकोर तख्तनुमा चबूतरे पर पुरानी छोटी सी संदूकची के आगे बैठा गोविंद हिसाब लिख रहा था, और अभी हिसाब न मिलने के कारण जो कच्चे पुर्जे इधर उधर बिखरे थे वे सब यूं ही बिखरे रहे। उसने खुले लेजर रजिस्टर पर दोनों कोहनियाँ टिका दी और हथेलियों से आंखें बंद कर ली। कनपटी के पास की नसें चटक रही थी। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं, सिनेमा उपन्यासों में भी नहीं देखा पढ़ा। सचमुच इन निशानों का क्या मतलब है? क्या लक्ष्मी ने ही ये लाइनें खींची हैं? हो सकता है किसी बच्चे ने ही खींच दी हो। इसे संभावना से थोड़ा चौंक कर गोविंद ने फिर पन्ना खोला। नहीं, बच्चा क्या सिर्फ इन्हीं लाइनों के नीचे निशान लगाता? और लकीरें इतनी सधी और सीधी हैं कि किसी बच्चे की हो ही नहीं सकती। किसी ने उसे व्यर्थ परेशान करने को तो निशान नहीं लगा दिए। हो सकता है वह लक्ष्मी बहुत चुहलबाज हो और जरा छकाने को उसी ने सब किया हो। यद्यपि गोविंद इस तरह आंखें बंद किए सोच रहा था, लेकिन उसे मन ही मन डर था कि मिस्त्री और दरबान उसे देखकर कुछ समझ न जाएं। सबसे बड़ा डर उसे लाला रूपाराम का था। अभी रुई भरी सकल पारों वाली सिलाई की मैली सी पूरी बाहों की मिर्जई पहने और उस पर मैली चीकट युगों पुरानी अंडी लपेटे धीरे धीरे हाँफते हुए बेड टेकते बड़े कष्ट से सीढ़ियाँ उतर कर वे आएंगे। अचानक बेद की खटखट से चौंक कर उसने जो आंखों के आगे से हाथ हटाए तो देखा सच ही लाला रूपाराम चले आ रहे हैं। अरे कमबख्त, याद करते ही आ पहुंचा, बैठे हुए देख तो नहीं लिया। उसने झट पत्रिका को घुटने के नीचे और भी सरका लिया और सामने फैले पुर्जों पर आंखें टिकाकर व्यस्त हो उठा। मिस्त्री और चौकीदार के खुसुर पुसुर बंद हो गई। गली सी पार करके लाला रूपाराम ने प्रवेश किया। मोटे मोटे शीशों के पीछे से उनकी आंखें बड़ी होकर भयंकर दिखती थी। आंखों और पलकों का रंग मिलकर ऐसा दिखाई देता था जैसे पीछे मोरपंख के चंदावे लगे हों। सिर पर रुई भरा कंटोपा था। उसके कानों को ढकने वो मोटर के मडगार्ड जैसे कोने अब ऊपर मुड़े थे और पौराणिक राक्षसों के सींगों का दृश्य उपस्थित कर रहे थे। चेहरा उनका झुर्रियों से भरा था और चश्मे का फ्रेम नाक के ऊपर से टूट गया था। उसे उन्होंने डोरा लपेटकर मजबूत कर लिया था। दांत उनके नकली थे और शायद ढीले भी थे, क्योंकि उन्हें वे हमेशा इस तरह मुंह चला चला कर पीछे सरकाया करते थे जैसे च्युइंगम चबा रहे हों। गोविंद को उनके इस मुंह चलाने और मुंह से निकलती तरह तरह की आवाज़ों से बड़ी उबकाई सी आती थी, और जब वे उससे बात करते तो वह प्रयत्न करके अपना ध्यान उस ओर से हटाए रखता। लाला रूपाराम की गर्दन हमेशा इस तरह हिलती रहती जैसे खिलौने वाले बुढ़े की गर्दन का स्प्रिंग ढीला हो गया हो। घुटनों तक की मैची कुचैली धोती और मिलिट्री के कबाड़ियाँ, बाजार से खरीद कर लाए गए मोजों पर बांधने की पट्टियाँ जो शायद उन्हें गठिया के दर्द से बचाती थी, बिना फीते के खीसे निपोरते फटे पुराने बूट, उन्हें देखकर हमेशा गोविंद को लगता था कि इस आदमी का अंत समय निकट जाएगा। कहानी का विस्तार अधिक होने के कारण शेष भाग हम अगली कड़ी में यानी अगले उसमें पढ़ेंगे।